हेलो एवरीवन। तो आज है अल्टरनेटिंग करंट पर लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम स्टडी करने वाले हैं फेजर एंड फेजर डायग्राम और एसी थ्रू रेजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। तो पहले स्टार्ट करते हैं फेजर और फेजर डायग्राम आपके पास क्या होते हैं। तो फेजर से स्टार्ट करते हैं। फेजर आपके पास सिंपली ऐसी क्वांटिटी है जो टाइम के साथ साइनोसॉइडली वेरीज करे, ठीक है, और जिसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज ए प्रोजेक्शन ऑफ रोटेटिंग वेक्टर। डायग्राम से बताऊंगा भी, पहले डेफिनेशन कर लेते हैं कि फेजर क्या होता है। ए क्वांटिटी which varies sinusoidally with the time, ठीक है, and represented as projection of rotating vector। वेक्टर में करा होगा आपने, प्रोजेक्शन क्या होती है। ठीक है, जैसे आपके पास अल्टरनेटिंग ईएमएफ और अल्टरनेटिंग करंट है, वो आपके पास क्या है, टाइम के साथ साइनोसॉइडली वेरीज करती रहती है, ठीक है, तो उनको हम सिंपली कहते हैं फेजर। अब ये फेजर डायग्राम क्या है ये भी पता होना चाहिए आपको। फेजर डायग्राम क्या है, नाम में ही है, डायग्राम है, ठीक है, जो किसको रिप्रेजेंट करे, फेजर को रिप्रेजेंट करे। तो फेजर क्या है यहाँ पे, अल्टरनेटिंग ईएमएफ एंड अल्टरनेटिंग करंट। तो डायग्राम representing alternating EMF and current, alternating current as the rotating vector। डायग्राम बनाना है हमने सिंपली किसके बीच का, अल्टरनेटिंग EMF और अल्टरनेटिंग करंट के बीच का, एज द रोटेटिंग वेक्टर अलॉन्ग विद। अच्छा, एक इंफॉर्मेशन और मिलती है हमें फेजर डायग्राम से, वो है फेज एंगल, अलॉन्ग विद द फेज एंगल बिटवीन द टू। बिटवीन देम है ना। तो पहले तो डेफिनेशन क्लियर कर लीजिए कि फेजर क्या है, फेजर डायग्राम क्या है। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं, फेजर सिंपली ऐसी क्वांटिटी है जो टाइम के साथ साइनोसॉइडली वेरी करें, साइन की टर्म, जैसे साइन फंक्शन होता है आपके पास, वेरी करता है। ग्राफ आपको याद होगा, पिछले लेक्चर में मैंने स्टार्टिंग में करवाया था आपको, ठीक है। फेजर डायग्राम में वो सिंपली क्या है, ठीक है, डायग्राम है, सिंपली क्या है, एक डायग्राम है जो किसको रिप्रेजेंट करता है, फेजर को रिप्रेजेंट करता है। फेजर मतलब यहाँ पे अल्टरनेटिंग ईएमएफ एंड अल्टरनेटिंग करंट। साथ में एक इंफॉर्मेशन और मिलती है हमें फेजर डायग्राम से, फेज एंगल बिटवीन देम, उनके बीच का फेज एंगल क्या है। तो यहाँ मैं आपको डायग्राम से ये चीजें बताने वाला हूँ, फेजर डायग्राम, ठीक है। तो ध्यान से आपने देखना है, इसको ध्यान से करना है फेजर डायग्राम, क्योंकि अगले टॉपिक आपको तभी समझ में आएंगे, एसी थ्रू रेजिस्टर, एसी थ्रू इंडक्टर, एसी थ्रू कैपेसिटर, ठीक है, फिर एसी थ्रू एलआर सीरीज सर्किट, एलसीआर, सीआर, तो वो आपको तब समझ आएंगे। पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए पहले। तो मैं डायग्राम से यहाँ आपको बताने वाला हूं फेजर डायग्राम आप किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसके लिए हमें रोटेटिंग वेक्टर्स कंसीडर करने पड़ेंगे। तो पहले तो मैं यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वैल्यू आपको बता देता हूँ, मैथमेटिकली हम किस तरह से लिखते हैं अल्टरनेटिंग ईएमएफ और करंट की। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ की लिखते हैं हम कुछ इस तरह से, और अल्टरनेटिंग करंट की लिखते हैं कुछ इस तरह से। अच्छा, यहाँ पे फेज एंगल कंसीडर कर लेते हैं, मान लीजिए वो है फाई। फाई क्या है, यहाँ पे फेज एंगल है, फेज एंगल बिटवीन अल्टरनेटिंग ईएमएफ एंड अल्टरनेटिंग करंट। अब इसको आप एज ए प्रोजेक्शन ऑफ रोटेटिंग वेक्टर्स, फेजर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसके लिए एक डायग्राम से बताता हूँ आपको, ठीक है। कंसीडर कर लीजिए मेरे पास है एक्स, ये है एक्स डैश, और ये है मेरे पास, ये है को वाई, वाई डैश। यहाँ पे दो रोटेटिंग वेक्टर्स कंसीडर कर रहा हूँ मैं, तो मुझे थोड़ा सा डायग्राम बनाने दीजिए पहले। सर्कल पहले ले लेता हूँ मैं रोटेटिंग के लिए, ठीक है, रोटेटिंग वेक्टर्स के लिए। एक दूसरा और ले लेता हूं, रोटेटिंग वेक्टर है, ये रोटेट कर रहा है जो, उसके लिए मैंने यहाँ पे पाथ लिया है। मान लीजिए मेरे पास एक रोटेटिंग वेक्टर है ओ ए, ठीक है, एक मेरे पास रोटेटिंग वेक्टर है ओ ए वेक्टर।
एक मेरे पास रोटेटिंग वेक्टर है ओ बी, दूसरा कौन सा रोटेटिंग वेक्टर, ओ बी वेक्टर। इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो है मान लीजिए ई नॉट एंड आई नॉट, और ये एंगुलर सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा के साथ रोटेट कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। दो रोटेटिंग वेक्टर कंसीडर करें, ओ ए वेक्टर और ओ बी वेक्टर, ठीक है, सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ रोटेट कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जो इनकी प्रोजेक्शन होगी वो क्या होगी, यहां पे मैं बता रहा हूं डायग्राम में। अगर मैं इस ओ ए रोटेटिंग वेक्टर की प्रोजेक्शन लेता हूं तो ध्यान से देखना, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने हैं, ठीक है, वाई वाई डैश एक्सिस पे। तो ए से यहाँ पे आ गया ये मेरे पास एन पॉइंट मान लीजिए, तो ओ एन है जो प्रोजेक्शन है इसकी रोटेटिंग वेक्टर ओ ए की, ये आपको देती है। अगर आपके पास यहाँ पे ई नॉट है मैग्नीट्यूड, ठीक है, उस रोटेटिंग वेक्टर का, तो वो आपको बताता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ई, ठीक है। तो ये सिंपली आपके पास यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ मिल जाती है। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूं बी, इसका मैंने प्रोजेक्शन ले लिया, बी का प्रोजेक्शन यहाँ पे ले लिया, वाई वाई डैश पे एम आया, तो जो ये ओ एम है ये मुझे देता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू करंट की। ये मुझे किस चीज़ की जो प्रोजेक्शन है ओ एम, ये किस चीज़ की वैल्यू देता है मुझे, इंस्टेंटेनियस वैल्यू करंट की। अभी मैंने एंगल नहीं बताया आपको यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे एक्स एक्सिस के साथ आपने ये एंगल्स कैसे बताने हैं तो मैं बता देता हूँ। पहले है ओमेगा टी, दोनों के लिए कॉमन है ओमेगा टी, यहाँ पे भी है, यहाँ पे ओमेगा टी प्लस फाई। तो अगर मैं आई की बात करूँ, फेज एंगल कितना है ई और आई के बीच, तो है फाई का, तो ये वाला आपके पास यहाँ पे आ जाएगा फाई। तो जो ये डायग्राम है ये सिंपली हमारे पास फेजर डायग्राम होता है, बट हम इसको सिंपल वे में भी कर सकते हैं, वो मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। ये तो एज ए रोटेटिंग वेक्टर मैंने आपको बताया, ठीक है, रोटेटिंग वेक्टर, ठीक है, प्रोजेक्शन कैसे लेनी है। बट अगर आपको इसको आप सिंपल मैनर में करना चाहते हैं फेजर डायग्राम को, तो इन दोनों इक्वेशन के लिए फेजर डायग्राम क्या बनेगा, स्फीयर के लिए फेजर डायग्राम क्या बनेगा, कुछ इस तरह से होगा। बड़ा इजी होता है फेजर डायग्राम बनाना। ये आपने ले लिया एक्स वाई कोऑर्डिनेट, जैसे आप लेते हैं एक्सिस, ठीक है। अगर मैं ई की बात करूं तो ई के लिए एंगल है ओमेगा टी, तो ये कंसीडर कर लेते हैं, ये मेरे पास है ई, इसके लिए एंगल है ओमेगा टी। अब जो यहाँ पे आई कंसीडर करा है उसके लिए यहाँ एंगल है ओमेगा टी प्लस फाई। कितने का फेज एंगल आया, दोनों को माइनस करना होता है, ओमेगा टी माइनस ए, ठीक है, या ये माइनस ए। तो आपके पास यहाँ पे जो फेज एंगल है वो कितने का है, फाई का है, प्लस फाई, ठीक है। तो ये करंट कुछ इस तरह से प्लस फाई के एंगल से आपके पास यहाँ पे क्या करेगा, लीड करेगा, आगे होगा, ठीक है। तो ये है आपके पास अल्टरनेटिंग करंट, इंस्टेंटेनियस वैल्यू दोनों की। तो ये देखो सिंपल है, फेजर डायग्राम इस तरह से रिप्रेजेंट करना है। एक एग्जांपल मैं और लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अगर मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे ये होता है इक्वेशन, ठीक है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू बोथ की ये होती, मतलब फेज एंगल है जो फाई दोनों के बीच का वो जीरो हो जाता है अगर, तो मेरे पास इसके लिए फेजर डायग्राम कैसे बनेगा, ये सिंपल वाला फेजर डायग्राम बनाना है ये, ठीक है। तो किस तरह से मैं बनाऊंगा, तो ध्यान से देखना आपने। ये है मेरे पास ई, इसके लिए एंगल है ओमेगा टी। तो जो आई है उसके लिए भी क्या है, ओमेगा टी है, क्योंकि यहाँ फेज एंगल है ही नहीं, मतलब दोनों क्वांटिटीज वो है फेज में है, दोनों क्वांटिटी क्या है, फेज है, साथ साथ चलेगी। तो यहाँ पे मेरे पास सेम आएगा, करंट भी इसी लाइन में आएगा, ईएमएफ भी इसी लाइन में आएगा, अल्टरनेटिंग ईएमएफ और अल्टरनेटिंग करंट, इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो लेनी है। तो ये सिंपल है, ठीक है। बाकी अभी हम टॉपिक करेंगे, जो अगले टॉपिक करेंगे एसी थ्रू रजिस्टर, फिर एसी थ्रू एन इंडक्टर, एसी थ्रू एक कैपेसिटर। तो उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा फेज डायग्राम हम किस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। तो ग्राफिकली भी बताऊंगा आपको, वहाँ पे ग्राफ दोनों क्वांटिटीज़ के बीच का कैसे बनता है वो भी बताऊंगा आपको। अब उसी की तरफ चलते हैं, तो अब करते हैं एसी थ्रू ए रजिस्टर, एसी थ्रू ए रजिस्टर। एक कंसीडर कर लीजिए आपके पास प्योर ओमिक रजिस्टर है। प्योर ओमिक रजिस्टर का मतलब है उसके इंडक्टेंस जीरो है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कंसीडर कर लेता हूँ, मेरे पास एक ओमिक रजिस्टर है, इसको मैंने एक ईएमएफ सोर्स, इसका ईएमएफ ई है, से कनेक्ट कर दिया है, और मान लीजिए सर्किट में करंट है आई, ठीक है। और जो अल्टरनेटिंग ईएमएफ है, जो सोर्स का अल्टरनेटिंग ईएमएफ है वो कितना है, ई, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ ड्यू टू सोर्स, ठीक है।
तो डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। डेरिवेशन के लास्ट में जो रिजल्ट आएंगे वो बड़े इंटरेस्टिंग है, उसके बेस पे कुछ डायग्राम बनाऊंगा यहाँ पे, तो ध्यान रखना, अच्छे से करना डेरिवेशन। इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ इज गिवन बाय, ठीक है, आपको पता है सबको किस तरह से हमें मिलती है। मान लीजिए ये कंसीडर कर दी मैंने, पहले करना क्या है मैं बता देता हूं, एक वैल्यू से स्टार्ट करना है। मान लीजिए मैं ईएमएफ की वैल्यू कंसीडर कर रहा हूं, तो लास्ट में निकालना है क्या है, मैंने अल्टरनेटिंग करंट निकालना है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट निकालनी है मैंने लास्ट में। तो मैंने कंसीडर कर लिया इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ, ये होती है हमारे पास, ठीक है, E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पे इस सर्किट में सिर्फ एक ही कंपोनेंट लगा है, वो है रेजिस्टर, ना यहाँ इंडक्टर है ना ही यहाँ कैपेसिटर है, तो यहाँ सिर्फ क्या है, इंडक्टर है। तो इस केस में आपके पास क्या होगा कि जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ ड्यू टू सोर्स वो इक्वल होएगा इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल ड्रॉप। इंस्टेंटेनियस को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं यहाँ पे, इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कंपोनेंट, जो आपके पास यहाँ पे रेजिस्टर है, अक्रॉस द रेजिस्टर, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ जो ईएमएफ होगी ड्यू टू सोर्स, क्योंकि एक ही कनेक्ट है यहाँ पे, तो पूरा वही रहेगा इसके अक्रॉस, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे ईएमएफ की बात करूं तो वो होता है E, और अगर करूं मैं पोटेंशियल ड्रॉप की बात, तो आपको पता है ओम्स लॉ, IR, कुछ इस तरह से। अगर यहां से मैं करंट निकालना चाहूं I, अगर मैं यहां से क्या निकालता हूं, I निकालता हूं, तो I का फॉर्मूला बन जाएगा मेरे पास यहां से E अपॉन R, ठीक है, R इधर डिवाइड में चला जाएगा। इस इक्वेशन में मैं इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूं इसको, इस इक्वेशन नंबर 2 में मैं E की वैल्यू पुट करता हूं ये, तो मेरे पास बन जाएगा I इज इक्वल टू, E की वैल्यू पुट कर लीजिए, E नॉट साइन ओमेगा टी, डिवाइड में क्या है आपके पास R, यहाँ पे देखिए क्या है, पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ डिवाइडेड बाय R रेजिस्टेंस, ठीक है। अगर मैं सिंपल सा बताऊं ना आपको, ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, तो वो होता है करंट। अगर पीक वैल्यू है यहाँ पे ईएमएफ की, तो करंट की भी क्या मिलेगी आपको, पीक वैल्यू। मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, इसको लिख सकता हूँ मैं I नॉट साइन ओमेगा टी, जनरल फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने I के लिए, इस तरह से होता है हमारे पास, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन आई, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 1, इनको अब हमने कंपेयर करना है, एनालाइज करना है क्या है। यहाँ पे E नॉट है पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ, और जो यहाँ पे I नॉट है वो है पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, और उसकी वैल्यू होती है I नॉट की कितनी, E नॉट अपॉन R। अगर इसी फॉर्मूले में लिखता हूँ मैं, तो ये होती है आपके पास। ये भी आपने ध्यान रखना, आगे न्यूमेरिकल्स में यूज होती है छोटे छोटे फॉर्मूले, तो आपको पता होने चाहिए। अगर मैं यहाँ पे अब ग्राफिकली आपको इन दोनों इक्वेशन को बताता हूँ और फेजर डायग्राम बनाता हूँ, तो किस तरह से बनेगा, तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, इसको आपने नोट डाउन कर लेना। तो मैं यहाँ पे 2 डायग्राम, एक मैं आपको ग्राफिकली बताऊंगा, एक मैं फेजर डायग्राम बताऊंगा। इस वाली इक्वेशन को यहाँ लिख देता हूँ, इक्वेशन नंबर 3 थी जो हमारे पास, I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी, जहाँ पे ये जो I नॉट है, वेयर I नॉट कितना है आपके पास, E नॉट अपॉन R, पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अगर मैं ग्राफिकली इन दोनों इक्वेशन को यहाँ पे आपको बताना चाहूँ कि किस तरह से है, ठीक है, और जो ये वाला एक्सिस है इसमें दोनों है E और I, और इधर है ओमेगा टी, मतलब थीटा। तो यहाँ पे E में है साइन ओमेगा टी, साइन का ग्राफ सबको आता है, किस तरह से जाता है, इस तरह से होता है साइन का ग्राफ। इधर होता है 2 पाई, इधर क्या होगा पाई, उसके आधे में क्या होगा पाई बाई 2, और इधर की बात करूं तो 3 पाई बाई 2। तो यहाँ पे जो I है वो है I नॉट साइन ओमेगा टी, दोनों में फर्क है, फेज एंगल कितना है दोनों के बीच का। अगर मैं फाई निकालना चाहूँ ना इन दोनों के लिए, तो इन दोनों के लिए फाई पता कितना आता है, 0। एंगल फेज एंगल है ही नहीं, डिफरेंट है, डिफरेंस है ही नहीं एंगल में, ठीक है, दोनों सेम है, ओमेगा टी। तो दोनों क्या होंगे इस केस में, इसी थ्रू रेजिस्टर जो हमारे पास ईएमएफ और अल्टरनेटिंग करंट होएगा वो फेज में ट्रेवल करेंगे, फेज में होंगे, ठीक है। तो उसको हम यहाँ थोड़ा सा मैं मैग्नीट्यूड में फर्क रख रहा हूँ। अच्छा, ये ईएमएफ था ये वाला, ठीक है, और दूसरा ग्राफ ये बना रहा हूँ मैं यहाँ पे, जो ये वाला ग्राफ है, ये वाला, ये अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। सीधा लिख लेता हूँ इसको AC। तो अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं, कुछ एक पॉइंट नोट डाउन कराऊं कि जो व्हेन AC फ्लोज थ्रू ए रेजिस्टर, AC फ्लोज थ्रू ए रेजिस्टर,
तो आपके पास क्या मिलता है, आपको रिजल्ट क्या मिलता है, अल्टरनेटिंग ईएमएफ एंड करंट आर इन फेज विद ईच अदर, आर इन फेज विद ईच अदर। फेज में आने चलने का मतलब ये है, देखिए यहां पे जब मेरे पास ईएमएफ 0 था तो अल्टरनेटिंग करंट भी कितने पे था, 0 पे था। यहाँ π/2 पे जब ईएमएफ मैक्सिमम पे था तो अल्टरनेटिंग करंट भी कहाँ पे था, मैक्सिमम पे था। फिर यहाँ पाई पे जब ईएमएफ 0 पे था, ठीक है 0 होता ना यहाँ ओरिजिन, तो यहाँ पे आपके पास अल्टरनेटिंग करंट भी क्या था, 0 पे। यहाँ नेगेटिव में मैक्सिमम वैल्यू थी तो यहाँ इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू थी, यहाँ फिर 0। समझ गए होंगे आप, ठीक है। इसके लिए अगर मैं यहाँ फेजर डायग्राम बताना चाहूँ आपको, फेजर डायग्राम किस तरह से बनेगा तो वो मैं बता देता हूँ आपको। फेजर डायग्राम दोनों के लिए बड़ा सिंपल सा बनेगा, वो बनेगा कुछ इस तरह से। फेजर डायग्राम यहाँ पे एंगल अगर E पहले कंसीडर करता हूँ मैं, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, तो आपके पास है E0 साइन ओमेगा टी, तो एंगल है ओमेगा टी। फिर मैं I पे आता हूँ तो यहाँ पे भी एंगल है ओमेगा टी, मतलब I भी इसी में आएगा, दोनों सेम फेज में होंगे। तो इस तरह से बनता है फेज के लिए फेजर डायग्राम। जब दोनों क्वांटिटीज, जब दोनों फेजेस क्वांटिटीज फेज में होते हैं तो डायग्राम इस तरह से बनता है आपके पास। फिर जो मैंने यहाँ पे कुछ अभी पॉइंट आउट करा था वो आपने ध्यान रखना, वो LCR सर्किट, LR CR सीरीज सर्किट में यूज होएगा, तो पता होना चाहिए आपको वो, ठीक है। कि व्हेन AC फ्लोज थ्रू ए रेजिस्टर, अल्टरनेटिंग EMF एंड अल्टरनेटिंग करंट आर इन फेज विद ईच अदर, तो ये आपने अपने पास ध्यान रखना है, मतलब फाई 0 है आपके पास। तो ये था AC थ्रू ए रेजिस्टर। अब करते हैं AC थ्रू एन इंडक्टर। अब इंडक्टर के लिए करते हैं डेरिवेशन। AC थ्रू एन इंडक्टर, एक इंडक्टर कंसिडर कर लीजिए, ठीक है। जो इंडक्टर होता है उसका कोई भी ओमिक रेजिस्टेंस नहीं होता है, ठीक है, कोई भी ओमिक रेजिस्टेंस नहीं होता है, मतलब उसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप 0 होता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो कंसिडर कर लेते हैं यहाँ इंडक्टर, सॉरी इंडक्टर कंसिडर कर लिया मैंने यहाँ पे, जिसको मैंने एक EMF के सोर्स, जिसका EMF है E, इंस्टेंटेनियस वैल्यू E है, उसे मैंने कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। और जो इसका इंडक्टेंस है वो है L। करंट वही I सर्किट में। अब आपने फैराडेज लॉ तो पढ़ा होगा, ठीक है। फैराडेज लॉ आपने पढ़ा है कि जो इंड्यूस EMF है क्रॉस द इंडक्टर, वहाँ पे कॉल करते हैं हम, वो कितना होता है आपके पास, -d∅/dt, E इक्वल टू -d∅/dt। ये आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला, ठीक है। तो पहले तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ EMF कंसीडर कर लेते हैं। क्या है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ EMF, ये आपको पता है सबको, E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। हमने निकालना क्या है, करंट I निकालना है हमने, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट निकालनी है हमने। अब यहाँ ध्यान से देखना बेटा, है ना, ठीक है, ध्यान से करना है। यहाँ पे क्या क्या आपके पास यहाँ पे हो रहा है, ध्यान से देखना। इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस इन across L, produced across L, तो वो हो जाएगा आपके पास -d∅/dt। अब फाई की वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए, आपने करा होगा इंडक्टेंस इनटू I। तो यहाँ पे मैं अगर फाई की वैल्यू Li भरता हूँ, L कांस्टेंट होता है, उसको बाहर ले सकता हूँ, तो ये बन जाएगा मेरे पास इस तरह का फॉर्मूला, ठीक है। जो यहाँ पे इंड्यूस EMF प्रोड्यूस हो जाएगा अक्रॉस द कॉइल या इंडक्टर, वो ये हो जाएगा। अब जो मेरे पास टोटल इंस्टेंटेनियस EMF हो जाएगा सर्किट में, वो कितना हो जाएगा, E प्लस ये, ठीक है। तो टोटल इंस्टेंटेनियस EMF इन द सर्किट, तो ये हो जाएगा आपके पास सोर्स का EMF, इंस्टेंटेनियस EMF प्लस ये, ठीक है। ये यहाँ माइनस का है तो यहाँ पे सिंपली क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा ये। अब जैसे हमने पिछला टॉपिक करा था, जो आपके पास इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है सोर्स की, बट यहाँ पे आएगा टोटल इंस्टेंटेनियस EMF होएगा जो सर्किट में, वो किसके इक्वल होएगा, वो होगा इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द सर्किट एलिमेंट, वो है यहाँ पे L, और उसके क्रॉस होता है 0, पोटेंशियल ड्रॉप कुछ भी नहीं होता इंडक्टर के अक्रॉस,
तो मैं यहाँ सिंपल अगर आपको बताऊं कि नाउ जो हमारे पास टोटल इंस्टेंटेनियस ईएमएफ होगा सर्किट का, वो इक्वल टू होएगा इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल ड्रॉप, ठीक है, अक्रॉस एल। वो कितना होता है? वो होता है 0, क्योंकि उसका कोई भी ओमिक रेजिस्टेंस नहीं होता है, तो 0 मिलता है हमें ये पोटेंशियल ड्रॉप। इसका मतलब ये है कि टोटल इंस्टेंटेनियस ईएमएफ की वैल्यू मैं ये पुट कर सकता हूँ यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में, और यहाँ क्या आ जाएगा? इक्वल टू 0। तो मैं यहाँ कर रहा हूँ, तो ये बन जाएगा मेरे पास, इसकी वैल्यू यहाँ से पुट करिए तो ये हो जाएगा E माइनस एल डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0। कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है उसके क्रॉस। अच्छा, अब इसको उधर ले जाइए तो हमारे पास, या इसको उधर ले जाना है, माइनस माइनस मैं कैंसिल कर रहा हूँ एक ही स्टेप में, ठीक है, मुझे यहाँ आई से मतलब है, तो ये हो जाएगा एल डी आई डी टी इज इक्वल टू, ये इधर को माइनस ही जाना था, एक माइनस इधर था वो मैंने कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं डी आई निकालता हूँ तो मेरे पास यहाँ से बनेगा, ये एल कहाँ चला जाएगा? डिवाइड में, तो मेरे पास यहाँ बन जाएगा ई अपॉन एल, डी टी चला जाएगा इधर को, और मेरे पास आ जाएगा ये डी आई। तो डी आई इक्वल टू ई एल डी टी। इंटीग्रेशन करिए बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है। तो इसके इंटीग्रेशन करिए बोथ साइड, तो ये बन जाएगा मेरे पास इधर इंटीग्रेशन ऑफ डी आई, इधर ई एल आपके पास क्या है? अच्छा सॉरी, पहले ई की वैल्यू भी पुट कर दीजिए, इंटीग्रेशन भी कर दीजिए, ठीक है। ई की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ से, ई नॉट साइन ओमेगा टी, और इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं आप साथ साथ, ठीक है। इंटीग्रेशन भी करते हैं, ई की वैल्यू है ई नॉट साइन ओमेगा टी, यहाँ पे है मेरे पास एल, और यहाँ पे है डी टी। ये ई की वैल्यू भर दी, ई नॉट साइन ओमेगा टी, इंस्टेंटेनियस वैल्यू थी जो क्वेश्चन नंबर 1 से। अब जो कांस्टेंट टर्म है उसको इंटीग्रेशन से बाहर ले आइए, डी आई की इंटीग्रेशन होती है आई, इधर ओमेगा ई नॉट एल बाहर आ जाएगा आपके पास, इंटीग्रेशन करनी है आपने साइन ओमेगा टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम डी टी। अगर मैं सिंपल ना साइन टी की बात करूं, साइन टी की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस टी, ठीक है। साइन टी की इंटीग्रेशन कितनी होती है? सिंपल माइनस कॉस टी होती है, बट यहाँ पे साइन ओमेगा टी है, ठीक है। तो डिवाइड में जो एक्स्ट्रा क्वांटिटीज होती है यहाँ, ये ओमेगा टी टोटल, उसकी आपने क्या करनी होती है? डिफ्रेंशिएशन करनी होती है। यहाँ बताता हूँ आपको, तो ये हो जाएगा आई इक्वल टू ई नॉट एल, साइन टी की होती है माइनस कॉस टी, तो यहाँ पे कर रहा हूँ मैं माइनस कॉस, यहाँ टी के बदले क्या है? ओमेगा टी। फिर इस क्वांटिटी की यहाँ डिफ्रेंशिएशन करनी होती है, करके देखिए, ओमेगा टी की डिफ्रेंशिएशन, ओमेगा बाहर आएगा, डी टी अपॉन डी टी 1, तो सिंपल ओमेगा बचेगा आपके पास, ठीक है। ये हो जाएगी यहाँ पे, तो ये बन जाएगा मेरे पास आई इक्वल टू ई नॉट, ये माइनस साइन बाहर लिख रहा हूं मैं, ओमेगा और एल कॉस ओमेगा टी। अब यहाँ पे कुछ ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं, क्वाड्रेंट आपने करे हैं उसका यूज करते हैं, डायग्राम हटा रहा हूं मैं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखना, अगर मैं कॉस थीटा की बात करता हूँ या कॉस ओमेगा टी की बात करता हूँ, ठीक है, तो उसको आप लिख सकते हैं ऐसे, साइन पाई अपॉन 2 माइनस ओमेगा टी। देख लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है, को लग जाएगा कॉस ओमेगा टी, यही मिलेगा आपको। बट अगर मैं ये माइनस साइन भी यहाँ इसके साथ रिजोल्व करना, मतलब अगर मैं माइनस कॉस ओमेगा टी को लिखना चाहता हूँ तो कुछ इस तरह से बनेगा, है माइनस साइन अंदर कर लेना, या यहाँ से माइनस साइन बाहर ले लेना, ऑल फंक्शन होता है साइन, वो माइनस साइन बाहर दिखा सकते हैं आप इधर, तो या मैं अंदर इनको अपोजिट कर देना, ओमेगा टी प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का। इसका मतलब ये है जो यहाँ पे माइनस कॉस ओमेगा टी है उसको मैं कैसे रिप्लेस कर सकता हूँ? इस क्वांटिटी से रिप्लेस कर सकता हूँ मैं इस तरह से कुछ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आई को कैसे लिख सकता हूँ? आई इक्वल टू ई नॉट ओमेगा एल, और ये माइनस कॉस ओमेगा टी को मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन ओमेगा टी माइनस पाई अपॉन 2। ध्यान रखना है बेटा, पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी नहीं है, इसकी तरह करना है, हमने इसकी तरह बनाने की कोशिश करना है, पहले ओमेगा टी लाना है, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं इसकी बात करता हूं ना, ये जो अपॉन में इधर ओमेगा एल है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स एल, इसको बोलते हैं हम इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है, रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर एक्स एल।
साइन ओमेगा टी माइनस पाई अपॉन टू। नोट डाउन कर सकते हैं आप अपने पास, अभी मैं वैसे आपको बताऊंगा लास्ट में, ठीक है। ये एक्सएल क्या है फिर भी पता होना चाहिए। ओमेगा एल होता है जो ये आपके पास, एक्सएल होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, रिएक्टेंस ऑफ द इंडक्टर, सिंपली यही बोल सकते हैं आप इसको। अब एक ये रिएक्टेंस है, ये ईएमएफ है, ईएमएफ डिवाइडेड बाय रिएक्टेंस, तो ये क्या आएगा करंट। अगर यहाँ पे पीक वैल्यू ईएमएफ की है, पीक वैल्यू ईएमएफ की डिवाइडेड बाय रिएक्टेंस, तो आपको मिलेगी पीक वैल्यू ऑफ करंट आई नॉट। तो मतलब मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं सिंपली ऐसे लिख सकता हूं, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई अपॉन टू, ठीक है। जो यहां पे ये आई नॉट है, वाई नॉट किसके इक्वल है, ई नॉट अपॉन एक्सएल, पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ डिवाइडेड बाय रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए और कंपेयर करके इन दोनों को आप कंपेयर करिए और देखिए डायग्राम क्या बनेंगे, फेजर डायग्राम क्या बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक अगर आपको पॉइंट बताऊं ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊं, अगर यहाँ पे यहाँ देख रहे होंगे जो आई है, यहाँ पे एंगल क्या हो रहा है माइनस पाई बाई टू, मतलब फाई की वैल्यू यहाँ पे क्या है माइनस पाई बाई टू। इसका मतलब ये है जो करंट है वो लेग्स बिहाइंड कर रहा है, ठीक है। व्हेन एसी फ्लोज थ्रू ए इंडक्टर, करंट alternating current lags behind the EMF by phase angle पाई बाई 2, ठीक है। यहां दिखा जाता है, देखो माइनस हो रहा, अगर प्लस होता तो आई क्या कर रहा होता, लीड कर रहा होता, उससे आगे होता। डायग्राम से कैसे है ना वो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। यहां बनाता हूं डायग्राम साथ ही, ये ओमेगा टी है, ये ई और आई दोनों के लिए है। ईएमएफ तो हमें पता है जो कंसीडर करा होता है हमने, ठीक है। इधर हमारे पास 2 पाई होता है, इधर हमारे पास पाई, इधर पाई बाई 2, इधर 3 पाई बाई 2, ठीक है। इधर 0 होता है ओरिजिन पे, ई और आई। तो ये तो सिंपल था, वही डायग्राम जो बनाते हैं हम हर बार, ठीक है। साइन की टर्म में लिख रहे हैं आप ईएमएफ को, तो ये लिख दिया। अब अगर आपने इसको कैसे बताना है ग्राफिकली, तो यहाँ माइनस पाई बाई 2 है, मतलब ये लेग्स बिहाइंड पीछे रह रहा है। तो कैसे रहेगा पीछे, देखिए ये 0 पे था तो ये नेगेटिव में होगा, ठीक है। कुछ इस तरह से बनेगा ग्राफ, ठीक है। जब देखिए ये 0 पे था तो नेगेटिव में था, जब ये यहाँ मैक्सिमम पे गया तो ये 0 पे गया। अब जब ये इधर 0 को अप्रोच करा है तो ये मैक्सिमम की तरफ जा रहा है। तो ये क्या कर रहा है, लेग्स बिहाइंड कर रहा है बाय एंड फेज एंगल पाई बाई 2। अगर आपने इसको ईएमएफ की टर्म में लिखना हो तो यहां पे अगर करंट लेग्स बिहाइंड कर रहा है, अल्टरनेटिंग करंट क्या कर रहा है, लेग्स बिहाइंड कर रहा है, तो यहां पे ईएमएफ क्या करेगा, लीड करेगा। मतलब व्हेन एसी फ्लोज थ्रू एन इंडक्टर, ध्यान से सुनना, अल्टरनेटिंग करंट लेग्स बिहाइंड द ईएमएफ बाय फेज एंगल पाई बाई 2, लेग्स करेगा लेग्स बिहाइंड द ईएमएफ बाय फेज एंगल पाई बाई 2। और अगर ईएमएफ के लिए बोलना होगा तो और करके आप इधर लिख सकते हैं, और ईएमएफ लीड्स, ईएमएफ क्या करेगा, लीड करेगा बाय फेज एंगल पाई बाई 2। लिख लेता हूं मैं आपको, ईएमएफ लीड्स द करंट या अल्टरनेटिंग करंट बाय फेज एंगल पाई बाई 2। ये लाइन भी आपको पता होनी चाहिए, एलसीआर सर्किट में यूज करते हैं हम ईएमएफ के कॉरेस्पॉन्डिंग, तो पता होना चाहिए आपको उसके रिगार्ड्स में क्या है, ठीक है। अब करते हैं फेजर डायग्राम क्या बनेगा, ये पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए अपने पास, ठीक है। अच्छा, इसके लिए भी, इसके अलावा भी मैं आपको कुछ पॉइंट्स और बता देता हूं। यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट्स है ना। अगर मैं यहाँ पे इंडक्टिव रिएक्टेंस की बात करूं तो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है एक्सएल, ये इक्वल टू होता है ओमेगा एल। फॉर्मूले अपने पास नोट डाउन करके रखना। अगर मैं यहाँ पे पीक वैल्यू की बात करूं, ठीक है, आई नॉट की बात करूं, तो वो लिखेंगे आप किस तरह से, ई नॉट डिवाइडेड बाय आर नहीं आना है, क्या आना है, इंडक्टिव रिएक्टेंस आना है एक्सएल, ठीक है, पीक वैल्यू ऑफ करंट। उसी तरह से अगर आप आरएमएस वैल्यू लिखना चाहते हैं तो यहाँ आएगा आई आरएमएस, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ई आरएमएस, तो वो भी पता होना चाहिए आपको, ठीक है। अब फेजर डायग्राम बनाते हैं, फिर थोड़ा सा आपको और एक्सप्लेन करता हूँ कुछ इस फॉर्मूले से, ओमेगा एल इक्वल टू, सॉरी एक्स एल इक्वल टू ओमेगा एल, ठीक है।
एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल। इससे कुछ आपको यहाँ एक्सप्लेन करूंगा मैं, एक टर्म इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए आपको। फेजर डायग्राम बना लेते हैं पहले तो। कैसे बनेगा फेजर डायग्राम? यहाँ पे ये है मेरे पास x और ये है मेरे पास y। ये मैंने कंसीडर कर लिया ईएमएफ, कितना एंगल है? ओमेगा टी। अब यहाँ पे जो I के लिए बनेगा आपके पास लाइन बनेगी, वो क्या बनेगी? -π/2 है। तो माइनस का मतलब क्या है? परपेंडिकुलर ड्रॉ करना नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है। ये π/2 से करंट, तो ये बनेगा फेजर डायग्राम AC थ्रू एन इंडक्टर के लिए। और इक्वेशन ये आपके पास दोनों, और ये बनेगा डायग्राम। अब इंडक्टिव रिएक्टेंस पे चलते हैं, कुछ वहां से नोट डाउन करते, कुछ इंपॉर्टेंट निकल रहा हो क्या पता वहां से है, करते हैं जरा, दिखते चेक करते हैं। इंडक्टिव रिएक्टेंस XL, इसको आप लिखते हैं इस तरह से ओमेगा एल। ओमेगा होता है आपके पास 2π न्यू या f, जो भी आपने लिखना है देख लेना। फ्रीक्वेंसी न्यू से करनी रिप्रेजेंट, चाहे f से करनी है, फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने +1 में। तो अगर मैं यहां से बात करूं ना, XL और f के बीच का ग्राफ है, वो XL और फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो एक तो मैं ग्राफ की बात करता हूं, दोनों के बीच ग्राफ कैसा बनेगा? तो बनेगा सिंपली स्ट्रेट लाइन XL और f फ्रीक्वेंसी के बीच। इसके अलावा दूसरी बात ध्यान से सुनना, फॉर AC के लिए अगर सर्किट में क्या है, AC दी है आपने, तो AC की कुछ फ्रीक्वेंसी होती है, फाइनाइट वैल्यू होगी, फ्रीक्वेंसी की कोई वैल्यू होगी। तो AC के लिए XL प्रोपोर्शनल टू F होगा। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो इंडक्टिव रिएक्टेंस भी क्या होगा? ज्यादा होगा, तो उसको ज्यादा अपोज करेगा ये सर्किट। बट फॉर DC के लिए जो फ्रीक्वेंसी होती है ना बेटा, वो होती है 0। DC के लिए फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 0। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो हमारे पास XL सिंपली कितना आ जाएगा? 0। मतलब जब आपने DC करी है ना अप्लाई इस सर्किट में, तो उस केस में आपके पास इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है वो आ रहा है 0। इंडक्टिव रिएक्टेंस 0 आने का मतलब है उसके लिए कैसा पाथ दे रहा है? रिएक्टेंस क्या है? 0। एक तरह का रेजिस्टेंस हो क्या है? 0 है। मतलब कैसा पाथ देकर ऑफर करेगा उसको? इजी पाथ ऑफर करेगा। मतलब जब आपके पास, यहां पे लिखता हूं मैं आपको, ठीक है, या यहीं पे लिख लेता हूं, इंडक्टर ऑफर, इसके लिए इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या आया? 0। ऑफर इजी पाथ टू DC के लिए कैसा होगा? इजी पाथ, क्योंकि उसके लिए इंडक्टिव रिएक्टेंस 0 है। इजी पाथ टू DC एंड रेजिस्टिव पाथ, कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, रेजिस्टिव पाथ टू AC, क्योंकि फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है। तो अगर AC की फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा इंडक्टिव रिएक्टेंस, मतलब उतना ज्यादा रेजिस्टिव पाथ ऑफर करेगा। तो ये नोट डाउन आपने अच्छे से कर लिया होगा, पूरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया। AC थ्रू एन इंडक्टर, छोटे छोटे पॉइंट्स थे जो इंडक्टिव रिएक्टेंस, पीक वैल्यू से रिलेटेड, फेजर डायग्राम, वो मैंने आपको पूरे एक्सप्लेन कर दिए हैं इस टॉपिक में। अब नेक्स्ट टॉपिक है, उसमें है कैपेसिटर, ठीक है, AC थ्रू ए कैपेसिटर। AC थ्रू ए कैपेसिटर, अगर मैं कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की बात करता हूं पहले, तो वो आपने कैपेसिटर वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, वो होता है Q/C, ठीक है। फॉर्मूला बता दूंगा यहाँ पे आपको। तो पहले तो यहाँ पे एक कैपेसिटर कंसीडर कर लीजिए, उसको मैंने एक अल्टरनेटिंग सोर्स जिसका EMF है E से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, और इसका कैपेसिटेंस है C। अच्छा, अगर मैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू बात करूँ EMF की, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ EMF वो होती है आपके पास E0 sin ओमेगा टी। हर बार वहीं से स्टार्ट करना है हर टॉपिक, और खत्म कहाँ करना है? I पे, ठीक है। तो ये तो हमारे पास हो गया E = E0 sin ओमेगा टी। अगर मैं यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूँ इसके क्रॉस, कैपेसिटर के क्रॉस, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कैपेसिटर वाले चैप्टर में, Q = CV। यहां से अगर आप V निकालना चाहे तो V बन जाएगा आपके पास यहां से Q/C। तो अगर इस केस के लिए मैं बात करूं इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ EMF ड्यू टू सोर्स, जैसे आप पिछली वाले थे ना इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल ड्रॉप, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है, इसके लिए, क्योंकि एक पॉजिटिव प्लेट एक नेगेटिव प्लेट होगी।
तो इक्वल टू किसके इक्वल होना चाहिए, इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, ठीक है, अक्रॉस द कैपेसिटर। तो यहां पे अगर मैं फॉर्मूला क्या बन रहा है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ ड्यू टू सोर्स, वो है ई। और अगर करूं मैं पोटेंशियल डिफरेंस की बात अक्रॉस कैपेसिटर, वो होता है कितना, क्यू अपॉन सी। यहां से सी इधर को मल्टीप्लाई कर लिए, यहां से क्यू निकाल दीजिए, तो क्यू बना आपके पास सी ई। ई की वैल्यू पुट कर दीजिए। ई की वैल्यू कहां से पुट करनी है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो मेरे पास फॉर्मूला बनेगा Q इज इक्वल टू सी, ई की वैल्यू आ जाएगी ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब इस इक्वेशन की डिफरेंशिएशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि आई निकालना है, तो आई होता है डी क्यू अपॉन डी टी। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टी। तो करिए डिफरेंशिएशन करिए इसकी। तो ये बन जाएगा डी क्यू अपॉन डी टी, यहां पे कांस्टेंट टर्म मैं बाहर लिख रहा हूं सी ई नॉट। डिफरेंशिएशन होगी किसकी, साइन ओमेगा टी की। साइन टी की डिफरेंशिएशन होती है कॉस टी, साइन टी की डिफरेंशिएशन कितनी होती है, कॉस टी, बट यहाँ पे ओमेगा टी है, तो किस तरह से करनी है, तो ध्यान देना। डी क्यू अपॉन डी टी हो जाएगा आई, यहाँ पे होगा सी ई नॉट, साइन ओमेगा टी की डिफरेंशिएशन होगी कॉस ओमेगा टी मल्टीप्लाई बाय ओमेगा, जो एक्स्ट्रा होता है टाइम के साथ, वही डिफरेंशिएशन करनी पर मल्टीप्लाई में। इंटीग्रेशन में डिवाइड में करते हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन में डिवाइड में करते हो आप डिफरेंशिएशन, बट डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई में ही डिफरेंशिएशन करनी है इसकी, ओमेगा टी जो यहाँ पूरा है एंगल है, तो यहाँ से आपके पास ओमेगा बचेगा जब आप ओमेगा टी की डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। इस ओमेगा को मैं यहाँ आगे लिख रहा हूँ, तो ये बनेगा ओमेगा सी ई नॉट कॉस ओमेगा टी। अब ध्यान से देखना यार, क्वाड्रेंट किस तरह से चेंज करूँगा, नेगेटिव साइन तो नहीं है हमारे पास, तो हम इस तरह से भी यहाँ पे क्वाड्रेंट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम कॉस ओमेगा टी को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, साइन पाई अपॉन 2 प्लस ओमेगा टी। इसकी तरह लिखने की कोशिश करूंगा, तो यहाँ लिख दूंगा इसको साइन ओमेगा टी प्लस पाई अपॉन 2। देख लीजिए, साइन पाई अपॉन 2 प्लस ओमेगा टी, सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, पाई बाई 2 पे चेंज हो जाता है, को लगता है या हटता है, को लगेगा यहाँ नहीं है, फिर बन जाएगा कॉस ओमेगा टी, यही आएगा, ठीक है। नेगेटिव साइन नहीं था, नहीं तो माइनस में ले लेते हम, क्योंकि हमें ये बनाना होता है पहली क्वांटिटी, ये पहली टर्म ये बनानी होती है अंदर ओमेगा टी, ठीक है। तो इसको तो लिख सकता हूँ पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी को क्या लिख सकता हूँ मैं, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो एक तो ये मुझे पता लग गया, साथ में देखिए यहाँ ट्रिक देखना ध्यान से, ठीक है। यहाँ पे मैं किस तरह से लिखूंगा इस ओमेगा सी को, वो ध्यान से देखना आपने इधर, इस टर्म को, सॉरी आई था, इस तरह से लिख सकता हूं मैं, आई इक्वल टू ई नॉट 1 अपॉन ओमेगा सी। देख लीजिए, अगर मैं 1 अपॉन ओमेगा सी को सॉल्व करता हूं तो ओमेगा सी इधर को आएगा, ऊपर को ही आएगा ना न्यूमरेटर में, ठीक है। तो मेरे पास बन जाएगा ओमेगा सी ई नॉट, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। फिर कॉस ओमेगा टी को क्या लिख सकता हूं मैं, साइन ओमेगा टी प्लस पाई अपॉन 2, इस तरह से लिख सकता हूं मैं इसको, इस टर्म को। अब यहां पे जो जैसे पिछली बार आपके पास ओमेगा एल आया था, तो वो ओमेगा एल होता है आपके पास वहां पे इंडक्टिव रिएक्टेंस, बट यहाँ पे है 1 अपॉन ओमेगा सी, तो ये 1 अपॉन ओमेगा सी होता है, ये होता है आपके पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस। मतलब रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर, इसका मतलब क्या है, रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर सिंपली। इसको हम एक्स सी से करते हैं डिनोट, तो ये बन जाएगा आई इक्वल टू ई नॉट डिवाइडेड बाय एक्स सी। तो ये है बेटा आपके पास एक्स सी, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है अपने पास, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टी, पाई बाई 2। अब आपको ये पता है यहाँ पे पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ डिवाइडेड बाय कैपेसिटिव रिएक्टेंस, रिएक्टेंस से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, करंट, पीक वैल्यू ऑफ करंट, क्योंकि यहाँ पे ईएमएफ की कैसी वैल्यू है, पीक वैल्यू, तो ये बनेगा आई नॉट। ये क्या बनेगा आपके पास, पूरा आई नॉट बनेगा। तो मतलब मैं ये ऐसे लिख सकता हूँ इस इक्वेशन को, आंसर आ गया हमारे पास, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। इसको इक्वेशन नंबर 2 देना, इससे फेजर डायग्राम बनाने हम इन दोनों से, इन दोनों इक्वेशन से फेजर डायग्राम बनाएंगे फिर, ठीक है। यहाँ पे जो आई नॉट है वो किसके इक्वल है, ई नॉट डिवाइडेड बाय एक्स सी,
ये थोड़ा ध्यान रखना है। अगर पीक वैल्यू ऑफ करंट पूछे आपको, एसी पूछे, तो पता होना चाहिए आपको फॉर्मूले बेसिक। यहाँ पे ये छोटे छोटे फॉर्मूले सारे आने चाहिए आपको, नहीं तो आप अगली क्वांटिटी निकाल ही नहीं सकते हो। ठीक है, तो पता होना चाहिए एक्सी क्या है, आई नॉट क्या है, आई आर एम एस क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे ग्राफिकली पहले बताता हूँ आपको मैं कैसे बनेगा ग्राफ। इस बार ओमेगा टी इस एक्सिस में, इधर है ई और आई, ये बन गया हमारे पास ईएमएफ का ग्राफ। ईएमएफ है ई नॉट साइन ओमेगा टी, पीक वैल्यू ई नॉट। ठीक है, यहां पे हमारे पास जो आई है वो है हमारे पास ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, प्लस पाई बाई टू। मतलब करंट क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। ठीक है, तो इस केस में व्हेन एसी फ्लोज, यहाँ पे आपको नोट डाउन करा रहा हूं, व्हेन एसी फ्लोज थ्रू ए कैपेसिटर, करंट, अल्टरनेटिंग करंट leads the EMF by phase angle, कितने से आगे होगा, by phase angle पाई बाई टू। अगर यही चीज आप EMF के लिए लिखना चाहते हैं तो अगर अल्टरनेटिंग करंट लीड कर रहा है तो EMF क्या कर रहा है, लेग्स बिहाइंड। मतलब इसका ये हुआ EMF, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, दोनों टर्म में लिखना, लीड की टर्म में भी लिखना और लेग्स बिहाइंड की टर्म में लिखना। ये थोड़ा ध्यान रखना है, एलसीआर सर्किट में यूज करेंगे हम ये वाला, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये वाली चीजें। EMF लेग्स बिहाइंड दी अल्टरनेटिंग करंट बाय फेज एंगल पाई बाई टू, बाय फेज एंगल पाई बाई टू। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अगर मैं अब इसको रिप्रेजेंट करना चाहूँ, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करना चाहूँ, कैसे करूँगा, तो यहाँ पे जो अल्टरनेटिंग करंट है वो क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, आगे होएगा उससे। तो यहाँ से कहीं से स्टार्ट करूँगा मैं पहले। अच्छा इसको कर लेते हैं, 2 पाई होता है, इधर आपके पास पाई, इधर पाई बाई टू और इधर 3 पाई बाई टू। तो यहाँ से ऐसे चलेगा ग्राफ। ठीक है, जब यहाँ पे ये EMF 0 पे था तो वो मैक्सिमम पे होएगा, आगे होएगा, लीड करेगा करंट। ठीक है, तो ये AC के लिए है, ये वाला डॉटेड वाला जो डॉटेड लाइंस है। तो ये अच्छे से ये पॉइंट नोट कर लीजिए अपने पास, ये जो क्या है यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा और क्वांटिटी बता देता हूँ, फॉर्मूले से बता देता हूँ आपको, फिर फेजर डायग्राम बनाता हूँ। फेजर डायग्राम तो अब खुद भी बना लेंगे आप। अगर मैं यहाँ पीक वैल्यू की बात करता हूँ ना कैपेसिटर के केस में, तो वो बनेगा ये। ठीक है, XC, XL नहीं, XC है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ XC कितना होता है, तो वो भी पता होना चाहिए, 1/ωc। इंडक्टिव कैपेसिटेंस कितना होता है वो भी पता होना चाहिए आपको, ये होता है। अगर मैं यहाँ पे IRMS के लिए लिखना चाहता हूँ वैल्यू, तो वो होगी आपके पास ERMS डिवाइडेड बाय XC। तो XC होता है 1/ωc। फेजर डायग्राम बना देता हूँ वो आपके लिए। ये हो गया मेरे पास X, ये हो गया Y, ये हो गया E इंस्टेंटेनियस वैल्यू, और एंगल कितना है, ω t। अगर मैं I की बात करता हूं तो वो क्या कर रहा है, पाई बाई टू से क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, उससे आगे है। तो परपेंडिकुलर बना देना, पाई बाई टू का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। तो ये होगा करंट आपके पास इस बार ही पाई बाई टू। ठीक है, तो ये बनेगा सिंपल। तो फेजर डायग्राम इजी है बनाने, ठीक है, बड़ी इजी है, बस थोड़ा एंगल पे ध्यान रखना, फेज एंगल कितना है उस पर ध्यान रखना आपने। अब कुछ पॉइंट नोट करते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस से। ठीक है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस आपको क्या क्या जानकारी देता है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC 1/ωc। तो यहां पे अगर ओमेगा की बात करूं तो ये बनेगा XC इक्वल टू 1/ω होता है 2 पाई FC। इसका मतलब अगर मैं बात करूं ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, सॉरी X है। ठीक है, जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है
वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी की। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ फॉर एसी, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे काय के लिए बात करता हूँ, एसी के लिए, एसी के लिए जो आपके पास XC है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आएगा। इसका मतलब ये है अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो XC की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज। रेसिप्रोकल है ना, 1/FC। अगर फ्रीक्वेंसी बड़ी होगी, बड़े से डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आएगा, कम। तो XC की वैल्यू कम होगी एसी के लिए अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। बट फॉर डीसी के लिए आपको पता है कितना होता है, 0। तो अगर आप इस फॉर्मूले में यहाँ 0 पुट करेंगे, यहीं करना चाहे हाँ जहाँ भी करना, 0 करेंगे तो 1/0 कितना होता है, इनफाइनाइट। उस केस में XC कितना आएगा, इनफाइनाइट। इसका मतलब ये है जो कैपेसिटर है डीसी के लिए कैसा रेजिस्टेंस ऑफर करता है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करता है, ठीक है। और इसके लिए इजी बात करता है क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो आंसर XC का आंसर क्या आएगा, कम आएगा। तो ये नोट डाउन कर लेना अपने पास कि जो कैपेसिटर है वो डीसी के लिए हाई रेजिस्टेंस करता है। तो कई बार बोलते हैं हम कि जो कैपेसिटर है हमारे पास वो डीसी को क्या करता है, ब्लॉक करता है। रजिस्टर वाले क्वेश्चंस में कहीं पे कई बार कैपेसिटर लगाया होता है और डीसी सोर्स जोड़ा होता है, तो वो कैपेसिटर जहाँ पे लगा होता है वो वाला सर्किट हमने इग्नोर करना होता है, ठीक है। क्योंकि जो कैपेसिटर है वो डीसी को क्या करता है, ब्लॉक करता है। ब्लॉक क्यों करता है, क्योंकि उसको कैसा रेजिस्टेंस ऑफर करता है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करता है और इसके लिए इजी करता है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ ग्राफ की बात करूँ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो कुछ इस तरह का ग्राफ बनाना, ठीक है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप ग्राफ बना सकते हैं। तो ये था एसी थ्रू ए कैपेसिटर। मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी है, छोटी से छोटी टर्म कुछ भी नहीं छोड़ा है, ठीक है। तो इन टॉपिक्स को आपने अच्छे से कर लेना जो हमने आज के लेक्चर में कवर करा है। फेजर डायग्राम, एसी थ्रू ए रजिस्टर, एसी थ्रू ए इंडक्टर, एसी थ्रू ए कैपेसिटर, ठीक है। और फॉर्मूले हो सके जितने एसी वाले चैप्टर से वो आपने सारे नोट डाउन करने अपने पास अच्छे से, ताकि न्यूमेरिकल में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।